आप सब यूक्रेन और रूस संकट के बारे में जानते होंगे। आज 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ये वास्तव में हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि रूस युद्ध क्यों कर रहा है, असल में क्या हुआ है। इसका उत्तर बहुत आसान नहीं है और इसके लिए कई अलग अलग घटनाओं को समझने की ज़रूरत है। लेकिन चिंता ना करें, ISH न्यूज़ ने सब कुछ विस्तार से और घटनाओं की सही क्रम में समझाया है। घटनाओं की ये श्रृंखला आपको रूस और यूक्रेन के बीच की समस्याओं को समझने में मदद करेगी। हाँ, कृपया आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप मामले को पूरी तरह से समझ सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले को सही मायने में समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा और थोड़ा रूसी यूक्रेनी इतिहास सीखना होगा। एक समय की बात है, विशाल देश रूस और यूक्रेन अलग अलग राज्य नहीं थे। 1922 से 1951 के बीच सोवियत संघ था। रूस, यूक्रेन और 15 देश सोवियत संघ का हिस्सा थे। 1922 से 1951 के बीच सोवियत संघ बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। 1951 के बाद सोवियत संघ भंग हो गया। रूस और यूक्रेन तब दो बहुत शक्तिशाली देश बन गए। क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियार था? वे परमाणु हथियार कोई मजाक नहीं है। वे पूरे शहरों को सफाया कर सकते हैं। यूक्रेन के पास दुनिया में ऐसे हथियारों का तीसरा सबसे बड़ा शस्त्रागार था। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूक्रेन ने चर्चा की, जहां रूस और अमेरिका ने यूक्रेन को परमाणु निरस्त्र करने का सुझाव दिया। क्योंकि ये हथियार खतरनाक युद्ध का कारण बन सकते हैं। काफ़ी कूटनीति के बाद यूक्रेन राजी हुआ। जब यूक्रेन से परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए कहा गया तो वह रूस को सारे हथियार सौंपने को तैयार था। हालांकि बदले में रूस को वादा करना पड़ा कि वे यूक्रेन पर कभी आक्रमण या हमला नहीं करेंगे। रूस मान गया, परमाणु हथियार सौंप दिए गए और थोड़े समय के लिए शांति हो गई। तभी कुछ ऐसा हुआ कि यूक्रेन दंग रह गया। 2014 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। यह एक बहुत बड़ा झटका था। तो इस आक्रमण का क्या कारण था? क्रीमिया रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान है और अपने बंदरगाहों और गर्म पानी के लिए जाना जाता है। ठंड के मौसम में भी कभी भी स्थिर नहीं होता है, जिससे बंदरगाह निरंतर शिपिंग गतिविधियां कर सकता है। रूस क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए बेताब था, क्योंकि सर्दियों के दौरान रूसी बंदरगाह जम जाते थे, जिससे व्यापार प्रभावित होता था। यही कारण है कि रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिससे भारी आक्रोश फैल गया और दोनों देशों के बीच बड़ा तनाव पैदा हो गया। यूक्रेन में कई अलगाववादी समूह थे जो चाहते थे कि देश रूस के साथ रहे।
यूक्रेन के नागरिक स्वयं रूस का हिस्सा बनने के लिए अपनी सरकार का विरोध कर रहे थे। रूस ने इसका फायदा उठाते हुए अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे समूहों को वित्त पोषित करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो विरोध प्रदर्शन हुए वे बहुत खतरनाक और हिंसक थे और उनमें कई मौतें हुई। यूक्रेन तंग आ गया था क्योंकि उसके लोग रूस का समर्थन करने के लिए सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे। वे तबाह हो गए थे। लगातार समस्याओं के बाद उन्होंने नेटो का सदस्य बनने का फैसला किया। नेटो भी यूक्रेन को अपना सदस्य बनाने के लिए तैयार था। ऐसा होने पर रूस गुस्से में था। तो नेटो क्या है, मैं समझाता हूं। यह नेटो का पूरा नाम है। यह 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा बनाया गया था। 30 देश इसका सदस्य है। तो नेटो क्यों बनाया गया? सोवियत संघ बहुत ही शक्तिशाली हो गया था और देशों को लगा कि वो उनके क्षेत्रों में जबरदस्ती आक्रमण करेगा। सोवियत संघ के आक्रमण से बचने के लिए देशों ने नेटो का गठन किया। नेटो अपने एक या कई सदस्यों पर हमले को सभी के खिलाफ हमला मानता है। किसी भी हमलावर देश को 30 देशों की ताकत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए नेटो की स्थापना हुई। 30 देशों में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और अन्य बड़े देश शामिल हैं। अब जब सोवियत संघ नहीं है, नेटो कार्य करना जारी रखता है। अगर कोई उन पर हमला करता है तो सदस्य देश एक दूसरे का समर्थन करते रहते हैं। यदि किसी सदस्य पर हमला होता है तो सभी नेटो देश एकजुट होकर उस सदस्य की रक्षा करते हैं। यूक्रेन कभी भी नेटो का सदस्य नहीं था, लेकिन अब रूस की उकसाने वाली अलगाववादी गतिविधियों के कारण यूक्रेन सदस्य बनना चाहता है। क्रीमिया में रूस के आक्रमण और बढ़ते तनाव के कारण यूक्रेन ने नेटो का सदस्य बनने का फैसला किया ताकि नेटो रूस के खिलाफ उनका समर्थन कर सके। रूस गुस्से में था और उसने यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मामला रूस और यूक्रेन के बीच का है, कोई दखल बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक चेतावनी के रूप में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन सीमा पर 1,90,000 रूसी सेना भेजी। वे एक महीने से वहां हैं और हमले की योजना बना रहे थे। पुतिन ने यूक्रेनी सेना के सैनिकों से कहा कि वे अपने हथियार डाल दें और रूस में शामिल हो जाएं। यूक्रेन में 2 क्षेत्र हैं जिनका नाम है डोनेट्स्क और लुहांस्क। इन क्षेत्रों में अलगाववादी नेता लंबे समय से स्वतंत्र दर्जे की मांग कर रहे हैं और वे पूरी तरह से सरकार के खिलाफ हैं। इसका फायदा उठाते हुए पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र देशों के रूप में मान्यता दी है क्योंकि उन्होंने नेताओं के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
रूस के राष्ट्रपति होने पर पुतिन को ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? यूक्रेन सरकार को अपने क्षेत्रों की स्थिति तय करने का हक है। रूस कैसे हस्तक्षेप कर सकता है और अपना प्रभुत्व जमा सकता है? डोनेट्स्क और लुहांस्क वहां स्वतंत्र स्थिति से खुश है। रूस के इस फैसले से दुनिया भर के देश हैरान और नाखुश थे। ऐसा लगता है कि रूस ने मामले पर निर्णय लेने का यूक्रेन का अधिकार छीन लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि अमेरिका रूस के साथ सभी व्यापार बंद कर देगा। अमेरिका द्वारा सख्त व्यापार प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसी तरह जर्मनी, इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों ने भी रूस के खिलाफ सख्त व्यापार नियम लागू किए हैं। आज सुबह पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है और अपने सैनिकों को डोनेट्स्क और लुहांस्क भेज दिया है। इसका मतलब है कि रूसी सैनिक अब यूक्रेन की धरती पर हैं। पुतिन ने यूक्रेन सेना के सैनिकों से कहा कि वे अपने हथियार डाल दें और रूस में शामिल हो जाएं। उन्होंने हस्तक्षेप करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिशोध की कसम खाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रतिशोध इतिहास में देखी गई किसी भी चीज के विपरीत होगा। पुतिन के कारण रूस यूक्रेन युद्ध का विश्व की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन की सीमाओं से अपनी सेना वापस लेने के लिए मनाने के प्रयास कर रहे थे। हालांकि पुतिन दृढ़ निश्चय कर चुका था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि देश शांति चाहता है, ना कि युद्ध। उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कि हम शांति चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम झुक रहे हैं। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और शांति चाहते हैं। अब यदि आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो ये आपके ऊपर है। पिछले हफ्ते यूक्रेन में रहने वाले कई भारतीयों को भारत वापस लाया गया क्योंकि भारत सरकार ने महसूस किया कि स्थिति कभी भी खराब हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पूर्ण युद्ध होता है तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय शेयर बाजार पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। पेट्रोल और तेल के दाम बढ़ सकते हैं। गेहूं की कीमतों में भी तेजी आ सकती है। आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास भारत में इतना अधिक है तो गेहूं की कीमतें क्यों बढ़ेंगी? ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस दुनिया का शीर्ष गेहूं निर्यातक है, जबकि यूक्रेन चौथा सबसे बड़ा है। युद्ध की वजह से कीमतों में उछाल आ सकता है। इससे सभी काफी तनाव में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत किसका समर्थन कर रहा है, रशिया का या यूक्रेन का? आपको क्या लगता है? भारत की स्थिति वर्तमान में बहुत ही तटस्थ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा, यह वास्तव में एक बड़ी समस्या है। युद्ध का अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है और बहुत अधिक पीड़ा हो सकती है। हम दोनों देशों से शांति रखने और शांति बनाए रखने का आग्रह करते हैं। वर्तमान में अमेरिका जैसे नेटो सदस्य
अपने सैनिक यूक्रेन भेज रहे हैं। हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि क्या आपदा सामने आती है।